जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो पक्के दोस्त थे। वो हिस्सेदारी में खेती करते थे, यहाँ तक कि उनका कुछ लेन देन भी एक साथ होता था। दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। जुम्मन जब हज पर गया तो अलगू पर अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ गया था, और जब अलगू बाहर किसी काम से जाता तो जुम्मन को अपने घर की जिम्मेदारी दे दिया करता था। अलग अलग धर्म के होने के बावजूद दोनों के बीच भाइयों जैसा प्यार था, और यही उनकी दोस्ती का मूल मंत्र भी था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। जुम्मन के अलावा उसका कोई नहीं था। जुम्मन ने किसी तरीके से वो जमीन अपने नाम करवा ली थी। जमीन की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम न होने तक मौसी का खूब ख्याल रखा गया। अच्छा खाना, अच्छा व्यवहार व आदर सब मिलता था, लेकिन एक बार जब रजिस्ट्री हुई तो ये सब भी जाता रहा। जुम्मन की बीवी रोटियों के साथ मौसी को ताने देने लगी। जुम्मन शेख भी कुछ नहीं कहता। जुम्मन की मौसी को उसकी बहू ताने मारती, 2-3 बीघा जमीन क्या दे दी, मानो मोल ही ले लिया हो। मौसी ने कुछ दिन तक तो ये सहा, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने इसकी शिकायत जुम्मन से कर दी। लेकिन जुम्मन ने औरतों के मामले में दखल देना सही नहीं समझा। कुछ दिन तक तो ये सब यूं ही चलता रहा, लेकिन जब मौसी से ये सब सहा नहीं गया तो उसने जुम्मन से कहा, बेटा अब मेरा तुम्हारे साथ निभ नहीं पाएगा। एक काम करो, मुझे हर महीने पैसे दे दिया करो, मैं अपना गुजारा कर लूंगी। जुम्मन ने बड़े ही रूखेपन से जवाब देते हुए कहा, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं। मौसी ने बड़े ही नम्र भाव से कहा, मेरे पास रोजी रोटी के लिए कुछ तो होना चाहिए। पर जुम्मन मुकर गया। इस पर मौसी गुस्सा हो गई और उसने पंचायत करने की धमकी दे दी। इस पर जुम्मन हंसा और बोला, हाँ जरूर करो पंचायत, फैसला हो ही जाए, मैं भी कब तक ये सब सहता रहूंगा। जुम्मन को पूरा भरोसा था कि पंचायत का फैसला उसके ही पक्ष में जाएगा। आसपास के गांव में ऐसा कोई नहीं था जो जुम्मन के एहसानों तले दबा ना हो। कोई उससे बिगड़ना भला क्यों चाहेगा। उसे अपनी जीत पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि आसमान से फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इस बीच बेचारी मौसी हाथ में लाठी लिए एक गांव से दूसरे गांव दौड़ती रही। एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब बात आन पड़ी थी तो उसका निर्णय होना तो जरूरी था। गांव में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसको बुढ़िया ने अपना दुखड़ा ना सुनाया हो। किसी ने तो बुढ़िया की बातों को ऊपर ऊपर से ही सुना, तो किसी ने उसके प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाए। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने बुढ़िया की बातों को गौर से सुना हो। सब तरफ घूम घाम के अंत में बुढ़िया अलगू चौधरी के पास पहुंची। अपनी लाठी किनारे रखते हुए उसने अलगू से कहा, बेटा तुम भी मेरी पंचायत में आना। अलगू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी मौसी, गांव के और लोग तो आएंगे ही। मौसी बोली, अपनी मुसीबत का रोना सबके आगे रो आई, अब आना ना आना उनके अधिकार में है। इस पर अलगू ने कहा, आने को तो आ जाऊंगा मौसी, पर वहां मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मौसी ने पूछा, क्यों? जवाब में अलगू ने कहा, जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है और मैं उसके साथ अपना रिश्ता बिगाड़ नहीं सकता। मौसी बोली, तो क्या बिगड़ने के डर से अपने दिल की नहीं कहोगे वहां? अलगू मौसी के इस सवाल का जवाब नहीं दे सका, लेकिन उसके दिलो दिमाग में यह सवाल बार बार गूंजे जा रहा था। शाम के समय पंचायत बैठी। जुम्मन ने पहले से ही पंचायत के बैठने के लिए इंतजाम कर रखा था। पंचायत शुरू हुई और बूढ़ी मौसी ने पंचों से निवेदन करते हुए कहा, पंचों आज 3 साल हो गए, मैंने अपनी सारी जमीन जुम्मन के नाम कर दी। इसके बदले में इसने मुझे रोटी और कपड़ा देना मंजूर किया था। साल भर तो जैसे तैसे काट लिया, पर अब रोज रोज का सहा नहीं जाता। अब मुझे ना तो रोटी मिल रही है और ना ही कपड़ा। अब इस उम्र में कोर्ट कचहरी तो जा नहीं सकती, ऐसे में तुम लोगों के सिवा मैं किसे अपना दुख बताऊं। तुम्हारा जो फैसला होगा वह मैं मान लूंगी। रामधन मिश्र, जिनके कुछ परिचित लोगों को जुम्मन ने अपने गांव में बसाया था, उन्होंने जुम्मन से पूछा, हम या तुम किसी पंच को बदलना चाहो तो अभी कर लो, बाद में जो पंच कहेंगे वो फैसला तुम्हें मानना होगा। जुम्मन ने रामधन मिश्र को उत्तर देते हुए कहा, मेरे लिए पंचों का हुक्म अल्लाह के हुक्म की तरह है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस पर बूढ़ी मौसी जुम्मन से बोली, पंच
किसी के दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होते। अगर फिर भी तुम्हारा किसी पर विश्वास नहीं है, तो अलगू को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, तो मैं उसे ही सरपंच बनाती हूँ। ये बात सुनकर जुम्मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। अपनी भावनाओं को छुपाते हुए जुम्मन ने कहा, चलो अलगू चौधरी भी ठीक है। अलगू ने जैसे ही यह बात सुनी तो वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वो इससे कन्नी काटना चाहता था, सो वह बोला, अरे मौसी, तुम तो जानती हो कि मैं और जुम्मन बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस पर मौसी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान तो नहीं बेचता। पंच तो खुदा का ही नुमाइंदा होता है। इस पर अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा, देखो, मैं और तुम पुराने दोस्त हैं। हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की है, लेकिन अब पंचों से जो भी निवेदन तुम्हें करना है वो करो। अलगू की बात सुनकर जुम्मन ने सोचा कि अलगू ये सब बातें केवल दिखावे के लिए ही कर रहा है। इसलिए जुम्मन पूरे विश्वास के साथ बोला, पंचों, मेरी मौसी ने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी थी। इसके बदले में मैंने उनका ख्याल रखना कबूल किया था। इस बात का खुदा गवाह है कि मैंने आज तक अपनी मौसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी, लेकिन औरतों में आपस में अनबन रहती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा मौसी मुझसे अब महीने का खर्च अलग से देने को बोल रही हैं। इन्होंने मेरे नाम अपनी कितनी जायदाद की है, ये सभी लोगों को पता है, और उससे इतना लाभ नहीं कि मैं मौसी का महीने का खर्च निकाल सकूं। दान पत्र में भी इस तरह के खर्चे का कोई जिक्र नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं इस तरह के झमेले में पड़ता ही नहीं। बाकी पंचों को जैसा ठीक लगे वैसा फैसला करें। अलगू चौधरी को कभी कभार कचहरी का काम पड़ ही जाता था, इसलिए वो कानून के बारे में अच्छी समझ रखता था और कानून का भी पक्का था। इसलिए उसने जुम्मन से तर्क करना शुरू किए। अलगू का एक एक सवाल जुम्मन को बहुत खटक रहा था। वो इस बात को लेकर हैरान था कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो अलगू किस तरह की बातें कर रहा था और अब एकदम से ना जाने उसे क्या हो गया। जुम्मन अभी इसी सोच विचार में था कि इतने में अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन, पंचों ने तमाम दलीलों को ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष निकाला है कि मौसी को तुम्हें हर महीने खर्चा देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें यह फैसला मंजूर नहीं हो तो जो जायदाद को लेकर करारनामा है उसे रद्द समझा जाएगा। फैसला सुनकर जुम्मन के होश उड़ गए। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह फैसला उसका दोस्त सुना रहा है या फिर उसका कोई दुश्मन। उसे ऐसा लगा रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया हो। अब जुम्मन को बस हर वक्त यही बात खाए जा रही थी कि वो अपने साथ हुए उस धोखे का बदला कब ले। आखिर वो दिन आ ही गया और जुम्मन को अलगू से बदला लेने का मौका भी मिल गया। अलगू शहर से बैलों की एक जोड़ी खरीद कर लाया था, जिसमें से एक बैल की मौत हो गई। इस पर जुम्मन सबसे कहता फिरता, ये तो उस धोखे की सजा है। इंसान चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो खुदा सब देखता है। वहीं अलगू चौधरी को इस बात का शक था कि उसके बैल की मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई है, बल्कि हो सकता है कि जुम्मन ने बैल को जहर दिया हो। अलगू की बीवी ने भी इसे लेकर हामी भरी। इसी बात को लेकर एक दिन अलगू की बीवी और जुम्मन की बीवी के बीच में काफ़ी बहसबाजी भी हुई। अब अलगू को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले बैल का करे भी तो क्या करे। उसी गांव में ही एक समझू साहू नाम का व्यक्ति था। वो बैलगाड़ी चलाता था। उसका काम गांव से गुड़ लाद कर शहर की मंडी ले जाना और वहां से तेल व नमक आदि लाना था। समझू का मन अलगू के बैल पर आ गया था। उसने देखा कि बैल काफ़ी अच्छा है, तो दिन में 2 से 3 चक्कर शहर के हो जाएंगे, तो उसने इस बारे में अलगू से बात की और एक तय दाम में बैल ले जाकर अपने खूंटे में बांध दिया। समझू को नया बैल क्या मिला वो फूले ना समाता। दिन में 4-4 चक्कर शहर के लगाने लगा। ना उसे बैल के चारे की फिक्र होती और ना ही उसके पानी की। रात को बस रूखा सूखा भूसा सामने डाल दिया करता था। बेचारा बैल दम नहीं ले पाता था कि समझू उसे फिर हाँक देता। एक दिन शहर का चौथा चक्कर लगाकर समझू साहू वापस आ रहा था। उसने बैलगाड़ी पर 2 गुना वजन लादा था। दिन भर की थकान से बैल मुश्किल से ही चल पा रहा था। अंधेरा होने वाला था और समझू घर को पहुंचने की जल्दी लगी थी। ऐसे में वो उसे कोड़े मार कर भगाता जाता, लेकिन अंत में जानवर से सहा नहीं गया और वो धरती पर गिर पड़ा।
बैल गिरा भी ऐसा कि उसने प्राण छोड़ दिए। दिन भर के चक्कर लगाने के बाद साहू जी के पास कोई 250 रुपये कमाई बनी थी, जो उसकी कमर में बंधी थी। इसके अलावा नमक के बोरे भी गाड़ी में थे, ऐसे में गाड़ी को छोड़कर भी वो जा नहीं सकता था। इस तरह उसने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। पहले हुक्का और फिर चिलम पीकर साहू जी अपनी नींद को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ना जाने कब आंख लग गई। जब नींद खुली तो इसके साथ ही होश भी उड़ गए। कमर से बंधी थैली गायब थी। इस घटना के बाद अलगू जब अपने बैल के पैसे लेने साहू जी के पास गया तो मामला ही उल्टा पड़ गया। साहू तो साहू, उसकी बीवी भी उस पर झल्ला पड़ी। साहू बिगड़ते हुए बोला, यहाँ हमारी पूरी कमाई लूट गई और इन्हें अपने पैसों की पड़ी है। कमजोर बैल थमा दिया और अब उसके भी पैसे मांगने चले आए। अगर तसल्ली नहीं मिलती तो हमारा बैल बाहर बंधा है, उसे ले जाओ, महीना 2 महीना उससे काम करवा लो, इससे ज्यादा क्या लोगे। अलगू पहले तो शांत रहकर मामला दबाने में लगा रहा, लेकिन यहाँ सवाल पैसों का था तो वो भी गुस्सा हो गए। दोनों का शोर सुनकर गांव के और लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों को शांत करवाते हुए उन्हें पंचायत करने की सलाह दे डाली। अलगू चौधरी और समझू साहू दोनों इसे लेकर राजी हो गए। फिर क्या था, घटना के ठीक तीसरे दिन पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, देर क्यों करें, अपने पंचों का चुनाव कर लो। बोलो अलगू, तुम किसे पंच चुनोगे। अलगू ने कहा, समझू साहू ही इसका निर्णय करें। इस पर समझू खड़ा हुआ और बोला, मैं जुम्मन शेख को चुनता हूँ। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी पीला पड़ गया। इस पर रामधन ने पूछा, क्यों अलगू, तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं। अलगू ने उत्तर दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जुम्मन ने जैसे ही सरपंच का स्थान ग्रहण किया, उसके मन में यह भाव पैदा हुआ कि मैं इस वक्त धर्म के सबसे बड़े स्थान पर बैठा हूँ। मैं जो कहूँगा वो अल्लाह की आवाज़ होगी, इसलिए मुझे सत्य के मार्ग पर ही चलना है। पंचायत शुरू हुई और दोनों पक्षों से सवाल जवाब का सिलसिला भी। इस बात को लेकर सभी की सहमति थी कि समझू को बैल का खरीद मूल्य तो देना ही होगा, लेकिन दो पंच इस बात को लेकर समझू को थोड़ी राहत देना चाहते थे, क्योंकि बैल के मर जाने से उसे भी हानि हुई थी। लेकिन इसके उलट दो पंच समझू पर बैल के मूल्य के अलावा उस पर अतिरिक्त धनराशि भी लगाना चाहते थे, ताकि कोई दूसरा पशुओं के साथ इस तरह का क्रूर व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचे। अंत में जुम्मन खड़ा हुआ और फैसला सुनाते हुए बोला, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने पूरे मामले पर अच्छी तरह से सोच विचार कर यह निर्णय लिया है कि समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे पैसे देगा, क्योंकि जब बैल खरीदा गया था तो उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत उस पर किए जुल्म और कड़े परिश्रम से हुई है। इस पर रामधन मिश्र ने खड़े होते हुए कहा, समझू साहू का बैल उसके अपने किए जुल्म की वजह से मारा है, इसलिए उससे तो अतिरिक्त दंड भी लेना चाहिए। इस पर जुम्मन ने कहा, लेकिन ये दूसरा मसला है, इसे अभी उठाने का कोई मतलब नहीं। फिर जुम्मन ने कहा, अब यह अलगू चौधरी का खुद का फैसला है, अगर वो समझू को रियायत देता है तो यह उसका बड़प्पन होगा। पंचों का यह फैसला सुनकर अलगू चौधरी बहुत खुश हुआ और जोर से नारा लगाते हुए बोला, पंच परमेश्वर की जय। पंचायत में मौजूद सभी लोग अलगू के साथ यह नारा लगाने लगे। हर कोई जुम्मन के न्याय नीति की तारीफ कर रहा था। पंचायत खत्म होने के बाद जुम्मन अलगू के पास आया और रोते हुए उसे गले लगा लिया। जुम्मन बोला, भाई अलगू, जब तुमने मेरे लिए पंचायत का फैसला सुनाया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था और तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन बैठा था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब हम पंच का स्थान ग्रहण करते हैं तो ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। सच और न्याय के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये बात सुनकर अलगू चौधरी भी रोने लग गया। दोनों के बीच जो बुराई का मैल था वो आंसुओं से धुल गया और दोनों की दोस्ती और पक्की हो गई। जब हमारे हाथ में निर्णय लेने की शक्ति हो तो हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। एक आदर्श न्यायकर्ता वही है जो सबको समान रूप से देखे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। है अगली कहानी।
मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन मुझसे केवल 3 कक्षा ही आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन उनके मुताबिक तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। कभी कभी एक कक्षा में उन्हें 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो, उस पर मकान कैसे बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वह 14 साल के थे। उन्हें मुझे डांटने और मेरी निगरानी करने का जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ जैसा था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी तरह पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब बिना रुके बस बोलते जाते। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और 1 नंबर भी ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, ऐसा होता तो सभी अंग्रेजी में महारत हासिल कर लेते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है जब कहीं जाके यह आती है, तुम कितने बेवकूफ़ हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो न मुझे रोज़। अगर नहीं देखते, जो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है। रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं फटकता। हमेशा पढ़ता रहा हूँ, उस पर भी एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम तो उम्र भर एक ही कक्षा में पढ़े रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो इससे अच्छा है कि घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गादी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था मेरे पास। अपराध तो मैंने किया मानता हूँ, पर लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और एक बार फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और ताने खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। फिर सालाना इम्तहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए।
मैं पास हो गया और कक्षा में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया, भाई साहब को आधे हाथों लूं और कहूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और कक्षा में अव्वल भी आया। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, क्योंकि कुछ दिन तक भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था कि अगर इस बार उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते ही कक्षा में अव्वल आ गया। जवाब में यह हैकरी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब को शायद कुछ अंदाजा हो गया था, और एक दिन जब मैं सुबह का समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो उन्होंने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। बोले, मैं देख रहा हूँ कि तुम इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। आदमी जो कुकर्म चाहे करें, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में क्या हुआ ये सबको पता है। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, बस अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजबरा और जामेंट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी गुजरे है, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम और चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। एक ही नाम के पीछे दोयम, तेयम, चहारम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ये लोग एक ही नाम रखते हैं। और जामेट्री तो बस खुदा की पनाह। अब अज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अबज और अजब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी खाए, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लट के अक्षर अक्षर रट डाले, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। अब उनसे कोई पूछे, इसे पढ़ने से फ़ायदा क्या है, अब वह दुगना नहीं चौगुन हो जाए, या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत क्या है। मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। ये तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। मगर नहीं,
आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुलस्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है, संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन बड़ों को कौन समझाए? मेरे दर्जे में आओगे लाला, तो ये सारे पाप बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इसलिए मेरा कहना मानिए। मैं चाहे फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो तो जिंदगी में कभी नहीं पछताना पड़ेगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने कक्षा की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था, मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और कक्षा में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था, वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की थी, पर न जाने कैसे कक्षा में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं, तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं पास होता जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब कि भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी नरमी का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बंद हुआ। अब सारा समय पतंगबाजी ही की भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकोई उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने बनतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें है, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्रभाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकॉय के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे।
मैं कितने ही लोगों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके नीचे काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिन में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा कि तुम्हें बिना पढ़े ही पास करते गए, तो शायद अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझमें और जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए, डीफिल और डी लिट ही क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। हमारी अम्मा ने कोई कक्षा पास नहीं की और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की किताबें पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा अनुभव है और रहेगा। दैव न करें, आज मैं बीमार हो रहा हूं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हों। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक उड़ा कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, विदेश के। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करता है? उनकी बुई माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का खर्च करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। अगर तुम यूं न मानोगे तो थप्पड़ दिखाकर मैंने कहा इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे तन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और प्यार से कहने लगे, मैं पतंगे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा होटल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अरे अरे रुकिए आंटी, संभालिए अपने आप को। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने वक्त पर आकर मुझे गिरने से बचा लिया। पता नहीं कैसे मेरा पैर मुड़ गया। अरे आंटी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे आंटी, आपको पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। क्या आप यहाँ नई आई है? हाँ बेटा, हम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अगली गली में ही मेरा 5 नंबर घर है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं आपको छोड़ देता हूँ।
मेरा नाम सुमित है और मैं भी आपसे अगली गली में ही रहता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम्हें तकलीफ होगी, मैं चली जाऊंगी। नहीं आंटी, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। आप आइए प्लीज, बैठिए गाड़ी में, मैं छोड़ दूंगा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे? तुमने मुझे घर तक छोड़ा, अब मैं तुम्हें बिना चाय पिए नहीं जाने दूंगी। बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन मुझे जरूरी काम है, मैं फिर कभी आऊंगा। बेटा चाय तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी, आ जाओ अंदर आ जाओ, बैठो बेटा, इसे अपना ही घर समझो। मेरी बेटी चाय बहुत अच्छी बनाती है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। सोनिया बेटा बाहर आओ जरा। जी माँ, आपने बुलाया मुझे। सोनिया जैसे ही बाहर आई, सुमित उसे देखता ही रह गया। उसे पहली ही नजर में सोनिया पसंद आ गई थी, लेकिन सुमित अपने आप को संभालते हुए बोला, क्या मुझे पानी मिल सकता है? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। सोनिया, इनके लिए पानी लाओ और चाय भी चढ़ा देना। सोनिया अंदर चली गई और थोड़ी देर में पानी और चाय ले आई। वाकई में चाय बहुत अच्छी बनी है, पहली बार इतनी अच्छी चाय पी है मैंने। आंटी आप भी हमारे घर आइए ना, आप हमारे मोहल्ले में नई आई है, हमें भी अपनी सेवा करने का मौका दे। बिल्कुल बेटा, मैं जल्दी ही जरूर आऊंगी। घर पहुंचने के बाद सुमित ने अपनी माँ को मोहल्ले में नई आई हुई आंटी के बारे में बताया और बताया वो जल्दी ही हमारे घर आएंगी। बिल्कुल बेटा, उनका स्वागत है, जरूर आए। वैसे उनका नाम क्या है? माँ, आंटी का नाम तो मैं पूछना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं बेटा, वो आएंगी तो अपना नाम खुद ही बता देंगी। दूसरी तरफ सोनिया और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे। सोनिया, कैसा लगा तुम्हें लड़का? लगता तो अमीर है, लगता है इस बार हमने बड़ा मुर्गा फंसाया है। तुम्हारा पिछला मंगेतर तो बहुत कंजूस था, इसलिए उससे रिश्ता तोड़ना पड़ा। रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ने पर बातें तो खूब बनाई थी, पर चलो कोई बात नहीं। वो जैसे तुम्हें देख रहा था, लग रहा था कि हमारे जाल में जल्दी फंस जाएगा। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन माँ उसकी अच्छे से जांच परख कर लेना, क्योंकि अगर वो अमीर नहीं हुआ तो मैं शादी नहीं करूंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं पैसा ही सबसे पहले देखूंगी। आखिर मुझे भी तो अपना बुढ़ापा सुधारना है। आखिर तुम मेरी इकलौती बेटी हो, बस तुम कल कोई अच्छी सी सब्जी बना लेना, ताकि वहाँ उनके आगे मैं तुम्हारी तारीफ कर सकूं। अगले दिन दोनों माँ बेटी सुमित के घर पहुंचती है। नमस्ते बहन, मेरा नाम सुमित्रा है, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। मुझे आपकी बेटे ने आपके घर का पता दिया था, मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे मिल लूं। हाँ बहन, मेरे बेटे ने बताया था आपके बारे में। बहुत अच्छा किया आप आ गई। वैसे तो मेरा फर्ज था आपसे आके मिलने का। अरे कोई बात नहीं बहन, मैं आऊँ या आप आए एक ही बात है। आज मेरी बेटी ने मिठाई बनाई थी तो मैंने सोचा क्यों ना ये मिठाई भी दे दूं और आपसे भी मिल लूं। अच्छा, तो ये आपकी बेटी है, बहुत प्यारी है, भगवान बुरी नजर से बचाए। अरे बेटी, तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी बैठो। आंटी आप खड़ी है तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ? आप भी बैठिए ना। बहन जी, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। भगवान करे इसे बहुत अच्छा घर मिले। सब ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सुमित आ जाता है। वो सोनिया को अपने घर देखकर बहुत खुश होता है। अरे सुमित बेटा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम सही वक्त पर आ गए, इस बहाने तुमसे भी मुलाकात हो गई। अरे आंटी, मुझसे मिलने के लिए आपको बहानों की कोई जरूरत नहीं है, आप कभी भी घर आ सकती है। बिल्कुल बहन, ये आपका ही घर है, आप जब चाहे आ सकती है। ये देखो, बातों बातों में मैं चाय पूछना ही भूल गई। आप सब बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। बस मुझे किचन का रास्ता बता दीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम मेहमान हो, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बहन, सोनिया आपकी बेटी जैसी है, ये चाय बहुत अच्छी बनाती है। आप बैठो, चाय सोनिया बना लाएगी। बच्चों के होने का यही तो सुख होता है। जाओ सोनिया बेटी, तुम चाय बना लो। माँ कोई बात नहीं, आप दोनों आराम से बैठो, मैं सोनिया की किचन में मदद कर देता हूँ। अगले कई दिनों तक सुमित्रा जी और सोनिया कोई ना कोई बहाने से सुमित के घर आते रहते। कुछ दिन बाद जब एक दिन सुमित अपनी माँ के पास बैठा होता है। बेटा, मैं तुम्हें पिछले 1 साल से शादी के लिए पूछ रही हूँ। आखिर कब का इरादा है तुम्हारा शादी का? अरे नहीं माँ, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं मन मार लेती हूँ। वैसे मुझे सोनिया बहुत पसंद थी। क्या सोनिया? माँ, आप सोनिया की बात कर रही है?
हाँ, मैं सोनिया की बात कर रही हूँ। पर तुम्हें अभी शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं माँ, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लेंगे। आप जहाँ कहेगी मैं वही शादी करूँगा। अच्छा, अब कैसे मान गए तुम? मुझे पता है कि तुम्हें सोनिया पसंद है। मैं तो तुम्हें तंग कर रही थी। आपको कैसे पता चला माँ? मैंने तो आपको कभी नहीं बताया। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ बेटे की रग रग से वाकिफ होती है। अगले दिन सुमित की माँ सोनिया के घर पहुंचती है और कहती है, सुमित्रा बहन, आज मैं आपसे आपकी बहुत अनमोल चीज मांगने आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेगी। नहीं बहन, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ। आप बेझिझक कहिए, अगर मेरी हैसियत में हुआ तो मैं जरूर दूंगी। सुमित्रा बहन, मैं अपने सुमित के लिए आपकी सोनिया को मांगती हूँ। आप चाहे तो अच्छे से सोच लीजिए। किसी से मशवरा करना चाहती है तो वो भी कर लीजिए। अरे नहीं बहन, कैसी बातें कर रही है आप। सुमित जैसे हीरे की मुझे पूछताछ करने की क्या जरूरत है। मैं तो सुमित को उसी दिन पहचान गई थी जिस दिन उसने पहली बार में ही मुझे बिना जाने मेरी मदद की थी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बहन। मगनी होने के बाद सुमित बहुत खुश था। फोन पे सुमित सोनिया से घंटों बातें करता। एक दिन अचानक सुमित को उसका पुराना दोस्त अजय मिला। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। अजय को जैसे ही पता चला कि सुमित की मंगनी हो गई है, उसने सुमित को अगले दिन डिनर पर बुला लिया। अगले दिन जब सुमित सोनिया के साथ अजय के घर पहुंचा, सोनिया अजय का घर देखकर हैरान हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, काश अजय मुझे पहले मिला होता तो मैं इस सुमित से कभी मंगनी ना करती। दूसरी तरफ अजय सोच रहा था कि सोनिया इतनी खूबसूरत है कि उसे मेरे जैसे स्मार्ट लड़के के साथ होना चाहिए। पता नहीं सोनिया को सुमित में क्या दिखा कि उसने सुमित से मंगनी कर ली। अजय कब से सोनिया से अकेले में बात करने का मौका ढूंढ रहा था और जैसे ही सुमित वॉशरूम गया, अजय को ये मौका मिल गया। सोनिया, बुरा मत मानना, लेकिन सुमित में आखिर ऐसा क्या देखा तुमने जो तुम जैसी खूबसूरत लड़की फिसल गई? हमारे जैसे मिडिल क्लास घरों में लड़कियों की राय पूछी ही कहा जाती है। मुझे तो जैसे मेरी माँ ने कहा मैंने मान लिया। बातों बातों में दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा। फिर एक दिन सुमित ने जब सोनिया को फोन किया, तब फोन सोनिया की माँ ने उठाया और बोली, आइंदा से यहाँ फोन मत करना। सोनिया का रिश्ता मैंने कहीं और कर दिया है। ये सुन सुमित हैरान रह गया। वो फौरन अपनी माँ को लेकर सोनिया के घर पहुंचा। सुमित्रा बहन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने दोनों बच्चों की मंगनी तोड़ दी। आप ऐसे कैसे कर सकती है? आप जानती है दोनों बच्चे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बहन जी, मेरी बेटी है, मेरी मर्जी। मुझे इसके लिए सुमित से बेहतर रिश्ता मिला तो मैंने कर दिया। इसके लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है और मेरी बेटी भी मेरे इस फैसले से बहुत खुश है। यकीन ना हो तो सामने खड़ी है, आप खुद ही पूछ सकती है। बताओ बेटी, सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल माँ, मैं बहुत खुश हूँ और ये मेरी जिंदगी है। मैं जैसे मर्जी जीऊँ, जिसके साथ मर्जी बिताऊं। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनते ही सुमित हैरान रह गया। उसका दिल टूट गया। वो आगे बिना कुछ कहे वापस चला गया। सुमित की माँ भी अपने बेटे को संभालने के लिए उसके पीछे चल दी। कई दिन बाद एक दिन सुमित की माँ फिर सुमित को समझने उसके कमरे में गई और बोली, बेटा, कब तक सारे काम छोड़ के उस लड़की के लिए आंसू बहाते रहोगे? उस लड़की को तुम्हारे आंसुओं की कोई कदर नहीं है। क्या तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा वो कल की आई हुई लड़की पसंद है? उसके लिए तुम अपनी माँ को भी भूल गए। तुम नहीं जानते बेटा, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे कितना दुख होता है। वो तो शादी करके चली भी गई और तुम अभी भी उसी के धम में बैठे हो। जानते हो उस लड़की ने किससे शादी की है? तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त अजय से। सुमित को माँ की ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोला, माँ आप फिक्र ना करें। आज के बाद आप मुझे रोता हुआ नहीं दिखेंगी। मैं आपको सारी खुशियाँ दूंगा माँ। सुमित की माँ ये सुन बहुत खुश होती है। उसे लगता है जैसे कि उसके बेटे के जीवन पर लगा सोनिया नाम का ग्रहण हट गया हो। सुमित की माँ तो खुश हो जाती है, लेकिन अब दुखी होने के दिन किसी और के आने वाले थे, क्योंकि समय तो अपनी रफ्तार से चलता ही रहता है और न्याय भी करता है। दूसरी तरफ सोनिया वापस अपनी माँ के घर आ चुकी थी, क्योंकि उसके पति अजय को फोड़ करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
माँ ये सब क्या हो गया? हमने क्या क्या सोचा था कि अजय से शादी के बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो खुद का था वो भी पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटने में लग रहा है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि फोर्ड अगर अजय ने किया है तो उसकी पत्नी होने के नाते मैं भी इसमें शामिल हूँ। हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं माँ, और सुमित को देखो जिसके साथ हमने बुरा किया। पड़ोसी बता रहे थे कि पिछले महीने ही उसकी अपने बॉस की बेटी से शादी हो गई है और वो अब मालिक बन गया है। माँ क्या हमें अपने किए की सजा मिल रही है? दोस्तों, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना किया हुआ इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। अर्जुन और किरण की अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। दोनों ही दिल्ली के रहने वाले थे और शादी भी दिल्ली में हुई, लेकिन पिछले 5 दिन से वो मुंबई में आ गए थी, क्योंकि अर्जुन को दिल्ली से भी अच्छी जॉब मुंबई में मिल गई है। सुबह के समय जब अर्जुन अपने ऑफिस जाने को है तो किरण उससे कहती है, पूरा 1 महीना हो गया हमारी शादी को और आप एक बार भी मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर नहीं गए हैं। असल में ऑफिस का सेटअप बिल्कुल सही नहीं हुआ है। थोड़ा सा एडजस्ट हो जाऊं ऑफिस में, फिर खूब घूमेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, आप आज ही मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर जाएंगे। ओके बॉस, मैं आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर हम कहीं खाने के लिए चलेंगे। कहकर अर्जुन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और किरण किचन में काम करने के लिए चली जाती है। इतने में किरण के फोन की घंटी बजती है। क्योंकि फोन ड्राइंग रूम में पड़ा है और किरण किचन में काम कर रही होती है, इसलिए किरण को काफी देर तक फोन की घंटी नहीं सुनाई देती। थोड़ी देर बाद किरण फोन उठाती है। फोन किरण की सहेली प्रिया का है। प्रिया एक स्वार्थी, दिखावा पसंद और खर्चीली औरत है। दूसरों के कान भरना और बुराई करना उसका शौक है। हेलो किरण, इतनी देर से क्यों फोन उठाया? बस यार, मैं नाश्ते के बर्तन समेट रही थी, इसलिए फोन की बेल सुनाई नहीं दी। तुम बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल फिट हूँ। मुझे क्या होना है, जिंदगी के पूरे मजे ले रही हूँ। मैं जो भी बात कहती हूँ मेरा पति तुरंत उसे पूरा करता है। तुम बताओ, अर्जुन का बर्ताव तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? हाँ ठीक है, और आज हम कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे। अच्छा, कहाँ? ये तो पता नहीं, जहाँ भी ले जाएंगे। मैं तो बस बाहर जाने से ही बहुत एक्साइटेड हूँ। देख किरण, मेरी सलाह है कि तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे पति ने मुझे दिल्ली के हर बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था। अच्छा, ये तो मेरे पति भी ऐसा कर सकते हैं। वैसे तुम एक काम करो, मुंबई के सारे बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स का नाम मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ठीक है, और सुनो, अपने पति को यह बातें मेरे पति उमेश का हवाला देकर कहना। तुम उसे बोलना कि उमेश मेरे भाई का दोस्त है और हर दूसरी बात में उमेश की तारीफ करना। ऐसी बातें सुनकर मर्द अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, रेस्टोरेंट में जाते ही अपनी अच्छी सी पिक्चर बनाना और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना। ठीक है प्रिया, अब मैं फोन रखती हूँ। मैं घर का सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि मुझे शाम की तैयारी भी करनी है। शाम को अर्जुन घर जल्दी आ जाता है और दोनों बाहर जाते हैं। यह कहाँ लेकर आए आप मुझे? यह मुंबई की सबसे फेमस फूड स्ट्रीट है। आप शादी के बाद पहली बार बाहर लाए हैं क्या इस फूड स्ट्रीट पर घुमाने के लिए? चलिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड की जगह है, वह अच्छे लोग आते हैं, और वैसे भी मैं मुंबई पहले भी आई हूँ अपने भाई और उमेश के साथ। उमेश कौन है? उमेश मेरे भाई के दोस्त हैं और वो दुबई में काम करते हैं। उनकी बहुत बड़ी नौकरी है वहाँ। मैं एक बार अपने भाई के साथ मुंबई आई थी, तब उमेश ने हमें खूब घुमाया था। ठीक है, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। अच्छा, वैसे क्या ये उमेश भाई शादी में आए थे? नहीं, वो दुबई में थे तो आ नहीं सके। दोनों खाना खाकर घर लौटते हैं और कुछ दिन तक सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन किरण की सहेली प्रिया हर रोज फोन करके उसे बार बार बाहर घूमने और शॉपिंग करने की सलाह देती रहती। फिर थोड़े दिन बाद किरण ने अर्जुन को फोन किया।
अर्जुन आज हम फिल्म देखेंगे। आज तुम जल्दी आ जाना। ठीक है, तुम बता दो कौन सी फिल्म देखनी है, मैं वापसी पर डीवीडी लेकर आऊंगा। नहीं अर्जुन, डीवीडी नहीं, सिनेमा में देखनी है फिल्म। जब से हमारी शादी हुई है हम सिनेमा ही नहीं गए। प्लीज, मुझे सिनेमा जाना है अर्जुन। ठीक है, तुम मुझे बता दो कौन सी मूवी देखनी है। वो फिल्म लगी हुई है ना आजकल, क्या नाम है, जिंदगी कितनी हसीन है, वो देखते हैं। ठीक है, मैं रात की टिकट करा लेता हूँ, खाना खाने के बाद चलेंगे। थैंक यू सो मच अर्जुन, तुम बहुत अच्छे हो। कहकर किरण फोन रख देती है। फिर तभी किरण एक्साइटेड होकर प्रिया को फोन करती है और उसे अपने आज शाम के प्लान के बारे में बताती है। क्या ये भी कोई सिनेमा है मूवी देखने के लिए? तुम किसी अच्छी जगह जाओ। तुम्हें पता है उमेश मुझे कभी भी ऐसी वैसी जगह नहीं ले जाता, और अगली बार कहीं भी जाने का प्लान हो मुझसे जरूर मशवरा कर लेना, मैं तुम्हें अच्छी जगह बता दूंगी। शाम को दोनों फिल्म देखने जाते हैं। ये कहाँ लेकर आए आप मुझे? ये मुंबई का एक फेमस सिनेमा है। पर यहाँ की भीड़ बहुत चीप है, मुझे वही जाना है जहाँ अच्छे लोग आते हैं। लेकिन किरण, मैं टिकट ले चुका हूँ। तो कोई बात नहीं, वापस करवा दे, मैं यहाँ फिल्म नहीं देखूंगी। मैं जब पहले उमेश के साथ मुंबई आई थी तब वो मुझे कितने अच्छे थिएटर ले गए थे, और तुम मुझे कैसी कैसी जगह ले आते हो। फिर से उमेश का नाम सुनकर अर्जुन को बुरा लगता है। वो किरण को कहता है, मूवी हम लोग अपने लिए देखने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारे दोस्तों के लिए। हमें किसी के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, आप टिकट वापस करवाएं, हम उसी बड़े सिनेमा में फिल्म देखेंगे जहां मैं उमेश के साथ गई थी। इसके बाद दोनों फिल्म देखकर घर आ जाते हैं, लेकिन अर्जुन का मूड थोड़ा खराब होता है। क्या हो गया अर्जुन? सिनेमा में भी ऐसा मूड खराब करके बैठे हुए थे। मुझे तो लगता है इतने बड़े सिनेमा में जाने का हमारा फैसला बिल्कुल ठीक था। कितने अच्छे लोग थे वहाँ। तो उससे क्या फर्क पड़ा? थिएटर बदलने से हम तो वही रहे थे ना, हम तो नहीं बदले थे। आपको नहीं लगता कि आजकल इस्तेमाल से ज्यादा दिखावा जरूरी है? नहीं किरण, ये दिखावा इंसान की असल पहचान खो देता है। थोड़े दिन पहले भी मैं तुम्हें सूट दिलवाने मार्केट ले गया था, वहां भी तुमने यही सब किया था, और तुमने मार्केट से सूट ना लेने की जिद पकड़ ली। मैं कुछ नहीं जानती, अगर मेरे लिए कुछ लेना है तो किसी अच्छे बड़े शॉपिंग मॉल में लेकर ही जाना। मैं ऐसे सस्ती मार्केट से कुछ भी लेकर अपना स्टैंडर्ड लो नहीं करना चाहती। तुम बिल्कुल भी नहीं सोचते, अगर हमें ऐसी सस्ती मार्केट में कोई जानने वाला मिल जाए तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में कि हम ऐसी जगह से शॉपिंग करते हैं, और मेरी पूरी फैमिली में ये बात पता चल जाएगी। मैं तो तुम्हारी फैमिली में से सिर्फ उमेश भाई को जानता हूँ, और उन्हें भी मैंने देखा नहीं आज तक। मुझे एक बात बताओ, उमेश ने कभी तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं भेजा? नहीं, वैसे तो मेरे लिए बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन उमेश ने कभी रिश्ता नहीं भेजा। और अगर उमेश रिश्ता भेज देते तो क्या तुम कबूल कर लेती? कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं अलमारी में कपड़े रख कर आती हूँ। कमरे में आके किरण सोचती है, क्या मैं प्रिया के पति का नाम बार बार इस्तेमाल करके ठीक कर रही हूँ? क्योंकि अर्जुन को तो लगता है कि उमेश मेरे भाई का दोस्त है। फिर दूसरी तरफ किरण सोचती है कि मुझे तो प्रिया ने ही उसके पति का नाम इस्तेमाल करने का बोला है। जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी और को तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहकर किरण अपने काम में लग जाती है। फिर थोड़े दिन बाद किरण अर्जुन से कहती है, अन्नू मौसी की बेटी अपने पति के साथ मुंबई आई हुई है। मुझे कह रही थी कि तुम्हारे घर आना है। मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी इंसिस्ट कर रही है। अरे लेकिन तुमने मना क्यों किया? अर्जुन, हमारे घर की हालत ऐसी नहीं है कि हम उसे बुला लें। आपको पता है ना उसकी आदत का। पूरी फैमिली में हमारे बारे में बातें फैलाएगी। लेकिन हमारे घर को क्या हुआ? सब ठीक तो है। क्या ठीक है इसमें अर्जुन? फर्नीचर देखा है कितना पुराना है। एलईडी एलसीडी के जमाने में हमारे घर में अभी भी टीवी है। एसी तो कभी लगवाया ही नहीं। किरण, गर्मियों में एसी भी लगवा दूंगा, सर्दी में एसी की क्या जरूरत? कुछ रिश्तेदारों के सामने दिखावा करना जरूरी होता है।
इंसान को जिस भी हाल में हो खुश रहना चाहिए और अपना असल कभी नहीं छुपाना चाहिए। और वो तुम्हारी बहन है, उसे तुमसे मिलने आना है या तुम्हारे घर से। कहकर अर्जुन ऑफिस चला जाता है। अर्जुन के जाते ही किरण अपनी सहेली प्रिया को फोन करती है। प्रिया, तुम्हें मेरी अनु मौसी बेटी याद है ना? वो अपने शौहर के साथ मुंबई आई है और हमारे घर आना चाहती है। मैंने मना कर दिया, लेकिन वो फिर भी आ रही है। घर की हालत देखो, फर्नीचर पुराना है, एसी नहीं है, फ्रिज भी पुराना है। किरण, अगर अर्जुन मना करता है तो तुम खुद से ही ले आओ सब सामान, इसमें कौन सी बड़ी बात है। किरण, बस तुम थोड़ा एडवांस कर लो और बाकी बाद में देती रहना। शाम को जब अर्जुन घर आता है तो घर बिल्कुल अलग होता है, सब सामान नया होता है। अर्जुन को देख के किरण जोश जोश में बोलती है, देखा तुमने, ये सब सामान नया है। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए किरण? तुम्हें याद है अर्जुन, वो कंगन जो आपने शादी पर मुझे दिए थे, मैंने उसे बेच दिया और ये सब सामान ले आई। क्या? वो मेरी माँ के थे, हमारे खानदानी कंगन थे। तुमने अपनी शान शौकत के चक्कर में हमारी खानदानी विरासत को बेच दिया। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी तक माफी तो करता आ रहा हूँ, अब इसी वक्त चलो दिल्ली। मगर क्यों अर्जुन? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, तुमने हमारी खानदानी विरासत बेच दी। ये सब बोल अर्जुन उसी वक्त किरण को उसके घर छोड़ने जाता है और उसकी माँ के सामने बोलता है, पूछो इनसे, क्या नहीं किया मैंने इनके लिए। और ये उमेश भाई कौन है? कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ये उमेश भाई के साथ नहीं गई हो। अगर ये इतनी ही क्लोज थी तो उमेश से शादी क्यों नहीं कर ली? अर्जुन, आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको सब ठीक से समझा देती हूँ। बस किरण, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे, अब मैं सिर्फ तुम्हारी माँ से ही बात करूंगा। माँ, और आज तो इसने हद कर दी। अपनी झूठी आन और दिखावे के चक्कर में इसने हमारे खानदानी जेवर बेच दिए, मुझसे पूछा तक नहीं। माँ, मैं जा रहा हूँ अभी, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे आगे क्या करना है। कहकर अर्जुन चला गया। अर्जुन के जाने के बाद माँ ने किरण से उमेश के बारे में पूछा। माँ, उमेश मेरी दोस्त प्रिया का पति है। मैं अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए उनका जिक्र करती थी। प्रिया ने मुझे कहा था कि पति को जितना इनसिक्योर रखोगी, वो उतना ज्यादा तुमसे प्यार करेगा। ये क्या किया बेटी तुमने? यही सोच थी तुम्हारी? झूठ पर कायम किए रिश्ते कभी भी कामयाब नहीं होते, और आज तो मुझे तुम्हारी माँ होने पर शर्म आ रही है। माँ, आप तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मांगनी है तो अपने पति से मांगो, अगर वो तुम्हें वापस लेने आ जाए तो। दोस्तों, झूठ और दिखावे पर टिकी रिश्तों की नींव कभी मजबूत नहीं होती। किरण और अर्जुन की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सीख छोड़ जाती है। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा गहना है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। माँ, मेरी जॉब लग गई। जानती हो कितनी अच्छी तनख्वाह है मेरी? अपने पूरे खानदान में मेरे जैसी जॉब किसी के पास नहीं है। रोहन खुश होते हुए बोला। रोहन की माँ भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। वो बोली, भगवान का शुक्र करो कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। फिर रोहन बोला, माँ, कल ऑफिस से आते वक्त मैं बहुत सारी मिठाइयाँ ले आऊंगा, आप सब में बांटना, पड़ोसी, रिश्तेदार सब में। ये सुन माँ बोली, अरे बेटा, क्या जरूरत है तुम्हें? कल ही तुम्हारी जॉब लगी है। जितने लोग भला चाहने वाले होते हैं, उतने लोग बुरा चाहने वाले भी होते हैं। कुछ लोगों की नजर बहुत बुरी होती है बेटा, जो लोहे को भी पिघला दे। फिर हम इंसानों की क्या ही औकात है। माँ की बात सुन रोहन बोला, माँ, तुम भी क्या क्या सोचती रहती हो? कोई नजर वजर नहीं लगती किसी को? अरे, जब इतनी अच्छी जॉब लगी है मेरी, तो क्यों ना बताओ किसी को? लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे ऑफिस में मेरा क्या मकाम है, कितनी अच्छी सैलरी है मेरी, घर गाड़ी सब कुछ है मेरे पास। तो क्यों ना बताए सबको? आप टेंशन मत लो माँ, सब कुछ ठीक है और रहेगा। और माँ, जिसके घर में भी मिठाई बांटने जाओ, वहां मेरी खूब तारीफ भी करो, ताकि जो लोग जलते हैं वो मुझसे और जले। सच में ये देखकर मुझे बहुत मजा आने वाला है। रोहन की बात सुन माँ को थोड़ा अजीब तो लगा, फिर भी वो बोली, ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो वैसे ही कर लेंगे। कहकर माँ किचन में चली गई।
अगले दिन रोहन माँ से बोला, माँ कल हमें नंदिनी के घर जाके उसकी माँ से उसका रिश्ता मांग लेना चाहिए, क्योंकि नंदिनी की माँ ने मुझसे ये शर्त रखी थी कि मेरी अच्छी जॉब लगेगी तभी नंदिनी की शादी मुझसे होगी। अब जब मैंने उनकी शर्त पूरी कर दी है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। ये सुन माँ बोली, देखो बेटा, अभी भी सोच लो, क्योंकि नंदिनी मुझे मतलबी और लालची लगी। मुझे लगता है कि जब तक तुम्हारा सब कुछ ठीक है वो सिर्फ तब तक ही तुम्हारे साथ है। ऐसी लड़कियां कभी भी बुरे वक्त में साथ नहीं देती। माँ की बात सुनते ही रोहन थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए बोला, माँ अगर आप ऐसी ही सोच रखोगी नंदिनी के बारे में तो कभी भी आप उसे खुले दिल से नहीं अपना पाओगी। वो एक अच्छी लड़की है, वो पैसों से नहीं मुझसे प्यार करती है, और शादी से पहले तो ऐसी शर्तें लड़की वाले रखते ही है। हर कोई अपनी बेटी अपने से ऊपर घर में ही देना चाहता है, तो अगर नंदिनी और उसकी माँ ऐसा चाहते हैं तो वो गलत कैसे हुए माँ? ये सुन बीच में टोकते हुए माँ बोली, अगर वो तुमसे सच में प्यार करती तो तुम्हें तब भी अपनाती जब तुम्हारे पास जॉब नहीं थी। बेटा वो तो तुम्हारा फोन भी नहीं उठाती थी। ये कैसा प्यार था उसका? माँ की बात सुन रोहन बोला, माँ आप सोचो कि शायद नंदिनी की वजह से ही मैं इस मकाम पर हूँ। उससे शादी करने के ख्वाब देखने के कारण ही मैंने इतनी मेहनत की कि आज मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली। आपको तो नंदिनी का शुक्रगुजार होना चाहिए। आप उल्टा उसे मतलबी और लालची बोल रही हैं। अब बस कल तैयार रहना, हमें कल जाना है नंदिनी के घर, कहकर रोहन चला गया। रोहन के जाने के बाद रोहन की माँ बहुत उदास हो गई। उन्हें लगा, रोहन के पापा के जाने के बाद मैंने कैसे कैसे हालातों में भी रोहन की पढ़ाई पहले अच्छे स्कूल और फिर अच्छे कॉलेज में करवाई, अपना सारा सोना बेचकर उसे बाहर पढ़ने भेजा, और कैसे आज रोहन ने अपनी अच्छी नौकरी लगने का सारा श्रेय नंदिनी को दे दिया। आखिर नंदिनी ने किया क्या है अब तक रोहन की जिंदगी को बेहतर बनाने में? फिर दूसरे ही पल रोहन की माँ सोचने लगी, चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा बेटा खुश है नंदिनी के साथ तो मुझे उसकी खुशी में ही खुश होना चाहिए। आखिर जिंदगी तो उन दोनों ने ही जीनी है। अगले दिन रोहन और उसकी माँ नंदिनी के घर पहुंचे। नंदिनी का रोहन के लिए रिश्ता मांगने के लिए रोहन वहां अपनी ऑफिस और नौकरी की बहुत तारीफ करने लगा। रोहन बोला, आपके कहने के मुताबिक आज मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, मेरी बहुत अच्छी सैलरी भी है, मेरा अपना घर है, फिर भी ऑफिस की तरफ से मुझे आलीशान घर और गाड़ी भी मिली है। मैं शादी के बाद नंदिनी को बहुत खुश रखूंगा। फिर रोहन और नंदिनी की सगाई हो गई, लेकिन नंदिनी की माँ अभी भी कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। माँ को नाखुश देख नंदिनी माँ से बोली, माँ क्या आप खुश नहीं है इस रिश्ते से? नंदिनी की माँ बोली, बेटा रोहन की प्राइवेट जॉब है, इसमें सैलरी जरूर अच्छी होती है, लेकिन कब जॉब से निकाल दे कुछ पता नहीं। ये तो तुम रोहन से शादी करना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। माँ की बात सुन नंदिनी बोली, माँ आप फिक्र ना करे, रोहन से मेरी बात हुई है, वो बता रहा था उसकी मुकाबले का कोई भी नहीं है उसके ऑफिस में। उसके बॉस भी उसको बहुत मानते हैं, और क्या नहीं है उसके पास, अच्छा घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस, सब कुछ तो है। और हमें क्या चाहिए अच्छी जिंदगी के लिए? और अब ना कहने का सवाल ही नहीं होता था, क्योंकि हमारी शर्त रोहन ने पूरी की है, इसलिए आप टेंशन ना ले माँ। रिश्ता होने के बाद अब रोहन और नंदिनी हर दूसरे दिन मिलने लगे थे, कभी डिनर पे, कभी मूवी पे। रोहन नंदिनी को एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देता। एक दिन जब रोहन लेट घर आया तो रोहन की माँ ने पूछा, बेटा आज बहुत लेट हो गए, मैं कब से तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ। ये सुन रोहन बोला, हमारा डिनर के बाद मैं नंदिनी को ज्वेलरी शॉप पर ले गया था, उसका बर्थडे था तो गिफ्ट तो दिलाना था। रोहन की बात सुन माँ बोली, बेटा तुम्हें नंदिनी को इतने महंगे गिफ्ट क्यों दिलवाते हो? अभी तुम्हारी नई नई जॉब है, तुम्हें थोड़ी सेविंग्स भी करनी चाहिए। कल को तुम्हारी शादी होगी, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। नंदिनी के कपड़े, ज्वेलरी, इन सब में बहुत पैसा चाहिए, और तुम हो कि हर दूसरे दिन नंदिनी को महंगे गिफ्ट्स दिलाते रहते हो। बेटा कुछ अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो। माँ को नाराज देख रोहन बोला, माँ थोड़ा बहुत अपना स्टेटस भी दिखाना पड़ता है। अब नंदिनी के बर्थडे पर उसे कुछ हल्का गिफ्ट दे दूं तो क्या कहेंगे उसके फ्रेंड्स और रिश्तेदार उसे कि तुम तो कहती थी कि मेरे मंगेतर की इतनी अच्छी जॉब है। कितनी बदनामी होगी नंदिनी की। रोहन की इस तरह की बातें सुन माँ कुछ ना कह पाती। वो समझ गई थी कि अभी रोहन की आंखों पर नंदिनी के प्यार की पट्टी बंधी है। उसे कितना भी समझाओ
उसे कुछ समझ नहीं आएगा। उसे अभी सिर्फ अपना स्टेटस और नंदनी दिखाई दे रही है। रोहन लोगों को ये दिखाने के चक्कर में कि मेरी जॉब बहुत अच्छी है, हर दूसरे दिन कभी दोस्तों के साथ तो कभी नंदनी के साथ महंगे रेस्तरां में डिनर करता। एक दिन रोहन को खबर मिलती है कि उसकी जॉब चली गई। वो कुछ समझ नहीं पाता कि ये अचानक उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसके पास सेविंग्स के नाम पर भी कुछ नहीं था। वो हर महीने पूरी सेविंग्स नंदनी और अपने दोस्तों पर उड़ा देता था। थोड़ा संभलने के बाद रोहन ने नंदनी को फोन किया। रोहन की जॉब जाने की बात सुन नंदनी बोली, रोहन तुम तो कहते थे कि ऑफिस में तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं है, अब क्या हुआ ये? मैं क्या बताऊंगी सबको, मेरी कितनी इंसल्ट होगी तुम सोच भी नहीं सकते। रोहन हैरान होते हुए बोला, इसमें इंसल्ट की क्या बात है नंदनी? तुम जानती हो कोरोना के कारण सब जगह लोग निकाले जा रहे हैं, और तुम जानती हो मेरे में काबिलियत है, मैं इससे भी अच्छी जॉब ढूंढूंगा। बस थोड़ा सब्र रखो नंदनी, मैं जल्दी ही सब ठीक कर दूंगा। पहले भी तो तुम्हारी शर्त के मुताबिक मैंने रात दिन एक करके अच्छी जॉब ढूंढी थी। रोहन की बात खत्म होने से पहले नंदनी बोली, मैं अब और सब्र नहीं कर सकती रोहन, मेरी माँ नहीं मानेगी अब। मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, तुम जानते हो ना रोहन, फिर भी मैंने माँ को तुमसे शादी करने के लिए कितनी मुश्किलों से मनाया था। बस अब और नहीं रोहन, मेरी तरफ से अब इनकार समझो, और अब मुझे कभी फोन मत करना रोहन। कहकर नंदनी ने फोन रख दिया। रोहन के लिए ये झटका जॉब जाने से भी बड़ा था। उसे अब अपनी माँ की सारी बातें याद आ रही थी। वो हमेशा समझाती थी, नंदनी बहुत मतलबी और चालाक है, वो सिर्फ तब तक ही मेरे साथ थी जब तक सब ठीक था। दुख के 2 पल आते ही वो सबसे पहले चली गई। रोहन माँ के पास गया, उन्हें सब बातें बताई और माँ से माफी मांगी। और माँ तो माँ होती है, बेटे के 2 प्यार के शब्द बोलते ही पहले के बोले गई सब बुरी बातें भूल जाती हैं। वो रोहन से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त हमेशा अच्छे के लिए ही आता है। इससे उसे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ अपना होने का दिखावा कर रहा है। बेटा तुम्हारी जॉब गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम काबिल नहीं हो। देखना तुम जब तुम्हारा अच्छा वक्त आएगा तब इन्हीं लोगों को अपने किए पर अफसोस होगा। माँ की बातें सुन रोहन समझ गया था कि बुरे वक्त में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन माँ हमेशा तुम्हारे साथ होती है, वो भी बिना किसी शर्त के। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।